वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 डाल रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर का, जो कि है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि एक्सप्लेनेशन दे दो, एक्सप्लेनेशन पर वीडियो डाल दो। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो देन मैं पार्ट 2 भी इस चैप्टर का लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख शुरू करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लेना। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले पॉइंट जो मैंने लिखा है कि बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है। देखो, बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने में जितना भी पैसा लग रहा है वो किसके अंदर आता है, बिजनेस फाइनेंस के अंदर आता है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। अब पैसा क्यों लगता है बिजनेस में, क्यों हम पैसा बिजनेस में लगाना होता है, उसके कुछ रीजंस है। देखो, बिजनेस में पैसा इसलिए लगाया जाता है, बिजनेस को रन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। अगर मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है, बिजनेस के अंदर को डाइवर्सिफाई करना है, तो मुझे ये सब कुछ फ्री में नहीं होके मिलेगा। मुझे उसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, तभी मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगी, मॉडर्नाइज कर पाऊंगी, उसको चला पाऊंगी। तो बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। अब बात आती है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, जो इस चैप्टर का नाम है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पढ़ने से पहले मैंने आपको इसलिए बिजनेस फाइनेंस पढ़ाया ताकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ जाए। तो फाइनेंशियल का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब होता है ये जो फाइनेंस है इसको मैनेज करके चलना इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस का ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करना। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, एक एफिशिएंट वे में फाइनेंस को यूज़ करना। वेस्टेज मत करो फाइनेंस की, मतलब पैसे की वेस्टेज मत करो, या फिर पैसे को एक्सेस में खर्चा मत करो। एक तरीके से मैनेज करके जब आप फाइनेंस को चलते हो, उसका ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट करते हो बिजनेस में, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल यूसेज ऑफ finance. The finance is procured needs to be invested in a manner that the returns from the investment must exceed at the cost its procurement has taken place. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो फाइनेंस है वो हम इस तरीके से करें बिजनेस में कि हमें उसका रिटर्न अच्छे से मिले। अगर हमारा बिजनेस में हमें क्या चाहिए होता है, बिजनेस में हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि फाइनेंस को उसी जगह पे इन्वेस्ट करो, उसी जगह पे पैसा लगाओ जहाँ से आपको रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रॉफिट अच्छा खासा मिले, और जितना भी आप पैसा लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको पैसा मिले, तो तभी आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे ज़्यादा अगर आपको पैसा मिल रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तो मतलब आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। तो इसलिए पैसा अपने बिजनेस में उधर लगाओ जहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल रहा हो, और अपने फाइनेंस को एक तरीके से मैनेज करके चलो, एफिशिएंट वे में फाइनेंस को यूज़ करो, ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट करो उसका, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आता है हमारी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अभी हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, कि फाइनेंस को मैनेज करना। तो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, पहले हमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमें बताता है कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस में कितने साइज़ के, किस तरीके के फिक्स्ड एसेट्स की हमें ज़रूरत है। ये सब हमें कौन बताता है, ये सब हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू पता लगता है, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिक्स एसेट वगैरह इन सब के डिसीजंस लेते हैं कि हमें कितने फिक्स एसेट्स रखने हैं। तो ये सब हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू पता लगता है। द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, तो कितने करंट एसेट्स होने चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ भी हमें पता लगता है। और हमारा साथ में कि कितनी इन्वेंट्री हमें मेंटेन करनी है, ये सब कुछ भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, ठीक है, कितने करंट एसेट्स हमारे होने चाहिए, और इस सब से ये सारे जो डिसीजंस है इससे रिलेटेड कि कितनी इन्वेंट्री मेंटेन होगी, क्या कितने करंट एसेट्स होंगे, तो ये सब हम किसके अंदर लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है इसकी, कि ये सारे डिसीजंस लेने में भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट
हेल्प करता है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी रेज। अब कितने शॉर्ट टर्म फंड रेज करने हैं, कितने लॉन्ग टर्म फंड रेज करने हैं, ये डिसीजंस भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस में आपको पैसा अपना रेज करना है कि शॉर्ट टर्म के बेसिस पे रेज करना है, ये सब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो चूज़ करेगी अपने हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, जो उनको फेवरेबल लगेगा उस हिसाब से वो चूज़ करेगी कि उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पे या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपने पैसे को जो है क्या करना है, रेस करना है। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रेकअप इनटू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी। अब अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैंने सोचा मैं हूँ एंड मैंने सोचा कि अब मैं लॉन्ग टर्म बेसिस में अपने पैसे को रेस करने वाली हूँ, तो लॉन्ग टर्म बेसिस में से मैं किस वे में अपने पैसे को रेस करने वाली हूँ, डेप्थ के थ्रू पैसा रेस करूँगी या इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करूँगी, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, तो वो डिसीजन भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है कि किसके थ्रू, डेट के थ्रू पैसा रेस करना है, इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करना है। तो ये सब भी हम कहाँ से पता लगता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये सब कुछ हमें पता लगता है। लास्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस आर इफेक्टिव बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर से ही सारे ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि चाहे वो इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्सपेंस हो गया, सब कुछ कौन इफेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने पैसा जो है ज़्यादा इक्विटी के थ्रू पैसा रेस कर दिया, तो उतना ज़्यादा मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैंने डेट के थ्रू पैसा रेस करा है तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट अच्छा खासा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं अच्छा खासा इंटरेस्ट दूंगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं डेट के थ्रू पैसा दे रही हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर मैं जो है इक्विटी के थ्रू पैसा रेस कर रही हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हम लेते हैं उसकी वजह से पड़ता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस की, कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा इसके थ्रू। तो अगर आपकी अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो आपका जो है उतना ज़्यादा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना ज़रूरी है ताकि हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर कर सकें। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है इसके ऑब्जेक्टिव की, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ विच इज़ रिफर्ड टू एज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि जो शेयर होल्डर है उनको जो है वो गेन हो, वो गेनफुल हो। तो यहाँ पे वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, उनका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है जैसे कि वो चाहता है कि मैक्सिमाइजेशन हो शेयर होल्डर की वेल्थ का, मतलब उन्हें गेन हो। तो अब ये जो शेयर होल्डर्स को गेन कैसे होगा, गेन ऐसे होगा जब हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेगी। तो जब मेरी इक्विटी शेयर्स है जो हमारे, उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब अच्छी बढ़ेगी या वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगी, जब हमारी इक्विटी शेयर्स के प्राइजेस होंगे, यानी कि जो स्टॉक मार्केट वगैरह है ये सब पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगी। तो इसलिए जब इक्विटी शेयर्स के प्राइजेस बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, तो उनका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो पूरा हो जाएगा। तो हमारा एम क्या है डिसीजन का, कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें, जोन सी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, और साथ में हमारा जो है शेयर इक्विटी शेयर्स के जो मार्केट प्राइसेस है वो भी बढ़ने चाहिए, और साथ में शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होने चाहिए, तभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा।
तो अगर मान लो अगर हमने अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, सब कुछ अच्छे से करा है, तो हमारे शेयर होल्डर्स को गेन होगा। बट अगर हम अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं, पुअर डिसीजंस लेते हैं, अगर मैंने पुअर डिसीजंस ले लिए, मान लो अच्छे डिसीजन नहीं लिए, तो क्या होगा, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें नुकसान होगा, और इस वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अपनी इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जो भी हम करें एक अच्छे वे में अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि ये चीज़ अचीव हो हमारी। ठीक है, देखो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब इसको ध्यान से सुनना। देखो अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये हम इसमें किससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो इट रिलेट्स टू हाउ द फर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट। तो हम जो फर्म का पैसा है उसको कैसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, डिफरेंट एसेट्स में, वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है। यानी कि डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट वो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएगा। ऑब्वियसली बात है, नाम से भी समझ आ रहा है कि हम कितने डिफरेंट एसेट्स में जो भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो सब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर लेते हैं। अब देखो अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी दो तरीके से हो सकती है। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं या तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूं। कितनी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, दो टाइप की, या तो मैं लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्ट कर रही हूँ या तो मैं शॉर्ट टर्म में पैसे को इन्वेस्ट कर रही हूँ। अगर मैं लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्ट करती हूँ ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अगर मैं शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को रेज करती हूँ तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। याद रख लो, लॉन्ग टर्म में पैसा रेज करना दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एंड शॉर्ट टर्म में पैसे को रेज करना दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब लॉन्ग टर्म में मैं पैसे को रेज कर रही हूँ, जैसे कि मैंने एक नई मशीन खरीद ली, यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म में पैसे पे इन्वेस्ट किया। मतलब कि अगर मैं कोई मशीनरी खरीद रही हूँ तो वो मेरे को फ्यूचर में भी फ़ायदा दे रही है, मेरे को अर्न करवाने में हेल्प कर रही है, एंड फ्यूचर में वो मेरे काम आएगी। तो इसलिए ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म मेरा इन्वेस्टमेंट है अगर मैं मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। और जैसे कि अगर मैंने डे टू डे वर्किंग ऑफ बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया, ऐसे मैंने बिज़नेस के रूटीन खर्चे पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, जो डे टू डे लाइफ वाले खर्चे हो रहे हैं, जो छोटे मोटे खर्चे डे टू डे लाइफ वाले होते हैं, उसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ दैट इज़ डे टू डे वाले, उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो वो छोटे मोटे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और जब मैं एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कर रही हूँ, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोल रहे हैं, कोई नई मशीन खरीद लेना जैसे, और ये जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, ये सारे हमारे क्या करते हैं, ये हमारे अर्निंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और इस पे हमारी जो है फर्म का प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आगे हमारे फर्म को कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये अर्निंग कैपेसिटी को हमारी इफ़ेक्ट करते हैं। और ये ऐसे डिसीजंस होते हैं ना जो लॉन्ग टर्म वाले, ये ध्यान रखना कि इनको एक बार आप अगर ले लो तो इनको दोबारा से ठीक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि हम एकदम गुड डिसीजन लें, अगर हम ले रहे हैं तो एक अच्छा डिसीजन लें, ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो, हम बाद में उसको चेंज ना करना चाहे। तो इन डिसीजंस को आराम से लेना होता है, क्योंकि ऐसे डिसीजंस लॉन्ग टर्म वाले अगर आपने एक बार ले लिए तो उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि आपको अपने डिसीजंस को एकदम अच्छे से लो। ये जो लॉन्ग टर्म वाले डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, इनको क्या क्या फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, कि जब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती हूँ तो कौन कौन से फैक्टर्स का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो पहला है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं देखूँगी कि जिस भी प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसका कैश फ्लो कैसा है, यानी कि कितने रिसिप्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे, कितनी पेमेंट्स हो रही है। मैं पूरा उस चीज़ को एनालाइज करके उसकी कैश फ्लो के इनफ्लो को, आउटफ्लो को अच्छे से एनालाइज करके तभी तो इन्वेस्टमेंट करूँगी। अगर आप सोचो, अगर आप आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आप सोचोगे ना कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उसका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कैसा है, आप एनालाइज करके ही तो इन्वेस्ट करोगे। तो यही बात है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही हूँ तो मुझे उसका कैश फ्लो देखना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ द रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं देखूंगी कि किस जगह का रेट ऑफ इंटरेस्ट और किसी और जगह का रेट ऑफ इंटरेस्ट में से किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। जहाँ का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। सपोज करो एक कंपनी है ए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जो ए कंपनी है उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक दूसरी कंपनी है हमारी जो है हमारी बी, और उसका जो है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब मुझे बताओ आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। ऑब्वियस सी बात है बी पे इन्वेस्ट करोगे। बी पे क्यों इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे 2% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए मैं बी में इन्वेस्ट करूँगी। तो रेट ऑफ रिटर्न भी देखा जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, जहाँ पे जिधर आपको जिस कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो, जहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये भी देखते हैं कि हम अगर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे रिटर्न कैसा मिलने वाला है। ठीक है, वो है थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब हम ये देखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैं जहाँ पे कर रही हूँ उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, क्या कैश फ्लो है, या क्या क्या चीज़ें हैं जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग मैं सब कुछ अच्छे से एनालाइज करूँगी। तो पूरा इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँगी। इन्वेस्टमेंट टेक्निक का भी यूज़ करूँगी। बहुत सारी ऐसे इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स होती हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उन टेक्निक्स को मैं यूज़ करके उस प्रपोजल्स को अच्छे से इवेल्युएट करूँगी, और इवेल्युएशन करने के बाद ही अगर मुझे सही लगेगा तो ही मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। तो इसलिए मैं इवेल्युएशन भी करूँगी, सारी चीज़ का सारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को अच्छे से एनालाइज करूँगी। तो ये 3 कंडीशंस है जो मैं देखूँगी जब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँगी। तो ये तीनों चीज़ें एक फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। हमारा दूसरा डिसीजन दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन में देखो हम क्या डिसाइड करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ से रेज़ करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो अगर मैं बिज़नेस में हूँ और मुझे अपने पैसे को रेज़ करना है तो मैं अपने पैसे को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज़ करने वाली हूँ कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज़ करने वाली हूँ, ये हम फाइनेंसिंग डिसीजन में डिसाइड करते हैं। अब देखो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं आपके और शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ, बट हमारे क्या क्या सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं जिससे मैं अपने पैसे को रेज़ कर सकती हूँ। तो देखो 2 टाइप के आपके सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं। एक होता है आपका शेयर होल्डर फंड, एक होता है आपका बोरोड फंड, कि मैं शेयर होल्डर फंड से अपने पैसे को रेज़ करना चाहती हूँ या फिर बोरोड फंड से अपने पैसे को रेज़ करना चाहती हूँ। तो ये 2 फंड मेरे पास मेनली होते हैं। अब जो शेयर होल्डर फंड्स है उसके अंदर आता है आपका इक्विटी कैपिटल और एक आता है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स के थ्रू अपना पैसा रेज करने का सोच रही हूँ तो उसके अंदर मेरा इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग आएगा। यानी कि इक्विटी कैपिटल आपको पता है जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एंड रिटेन्ड अर्निंग आपको पता है कि मैं पैसा कितना अपने प्रॉफिट से कितना अपने पैसे को रिटेन करके चलती हूँ बिजनेस के अंदर, वो दोनों मेरा शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है। तो इन दोनों में से मैं अगर अपने पैसे को रेज कर रही हूँ तो दैट इज़ शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आएगी वो दोनों चीज़ें। जैसे कि और अब आता है हमारा बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स के अंदर क्या आता है, अगर मैं डिबेंचर्स और कोई भी डेट के थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ, डिबेंचर्स के थ्रू या कोई भी डेट के थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ तो वो बोरोड फंड के अंदर आता है। तो ये दोनों मेनली शेयर होल्डर फंड्स एंड बोरोड फंड्स, ये 2 टाइप के फंड्स होते हैं। मैंने बता दिया दोनों के अंदर क्या क्या आता है। अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ मेरे इक्विटी कैपिटल की, यानी कि अगर मैं अपने शेयर होल्डर फंड्स की बात करूँ उसमें इक्विटी कैपिटल की मैं बात करूँ, तो अगर मैं इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ तो उसमें मुझे जो है डिविडेंड पे करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। वहीं अगर मैं डेट के थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ, डिबेंचर्स के थ्रू यानी कि पैसा को रेज कर रही हूँ, तो उसके अंदर मुझे जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कितना एक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मुझे पे करना होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट करने का जो रिस्क है वो हमें मिल रहा है किसके अंदर, अगर मैं बोरोड फंड के थ्रू यानी कि डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करूँगी तो मुझे एक इंटरेस्ट के जो है वो देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमें डिबेंचर्स के अंदर क्या मिल रहा है, एक फाइनेंशियल रिस्क हमें मिल रहा है। और ये फाइनेंशियल रिस्क आपका
इक्विटी के अंदर नहीं है। इक्विटी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं होता कि आपको डिविडेंड देना ही देना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड आपको देना पड़ता है इक्विटी के अंदर, बट उसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता, जबकि जो बोरोड फंड है उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क आपका होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जो कंपनी है वो क्या करती है, वो ज़्यादातर मतलब कंपनी यही करती है कि वो डेट और इक्विटी दोनों का क्या करती है, जुडिशियस मिक्स रखती है। यानी कि कंपनी ये नहीं करती कि वो खाली इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करेगी या फिर खाली डेट के थ्रू पैसा रेज करेगी। वो इक्विटी डेट दोनों के थ्रू पैसा रेज करती है, दोनों का बैलेंस रखती है और दोनों के थ्रू ही पैसा रेज करती है। फाइनेंशिंग डिसीजन के अंदर वो दोनों के थ्रू पैसे को रेज करती है। अब हमारी बात आती है कि अगर जब हम फंड को रेज करते हैं, ठीक है, मैं कहीं से भी फंड को रेज करी हूँ, चाहे डेट है, इक्विटी है, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। तो फंड को रेज करने में जो भी पैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी फंड को रेज करने में पैसा लगता है दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो यही सेम लिखा हुआ है, द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट समथिंग, दिस इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फाइनेंसिंग डिसीजन अगर मैं कर रही हूँ कि किस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसके थ्रू पैसे को रेज करना है, तो उसके अंदर भी कुछ उस फैक्टर्स को, उसके फैक्टर्स भी हैं कुछ, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजंस को भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, वैसे ही फाइनेंसिंग डिसीजन में कुछ फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं। पहला है कॉस्ट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में जब मैं पैसा इन्वेस्ट सोच रही हूँ कहाँ से रेज करना है, लॉन्ग टर्म के थ्रू, शॉर्ट टर्म के थ्रू, तो मैं देखती हूँ कि कॉस्ट कितनी लगेगी। और वैसी बात है, अगर आपको पैसा रेज करना है तो आप देखोगे कि मेरे को कहाँ पे कॉस्ट कम लग रही है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे ये चीपर है, यहाँ पे मुझे कम कॉस्ट लग रही है, तो मैं वहाँ के थ्रू क्या करूँगी, अपने पैसे को रेज कर लूँगी। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि कॉस्ट कितनी लग रही है, यानी कि पैसे को रेज कर रहे हैं जब हम, तो उसमें कितना पैसा लग रहा है, तो वो चीज़ हम देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं। और रिस्क, अब हम ये भी देखते हैं कि अगर मैं डेट के थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ, इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर रही हूँ, किस पे मुझे ज़्यादा रिस्क है, किस पे मुझे कम रिस्क है, तो उसको देख के भी मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँगी। जहाँ पे मुझे लगेगा कम रिस्क है मैं वहाँ पे पैसा लगाऊंगी। तीसरी चीज़ फ्लोटेशन कॉस्ट, मैंने बताया कि फंड को रेज करने में जो भी पैसा लगता है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर मुझे कहीं ज़्यादा पैसा लग रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है मैं वहाँ पे अपने पैसे को, वहाँ से अपने पैसे को नहीं रेज करने वाली, वो चीज़ मेरे लिए कम अट्रैक्टिव हो जाएगी। पर वहीं जहाँ पे पैसा कम लग रहा है और वहाँ से मैं आसानी से फ़ंड को रेज करने वाली, मैं वहाँ से करूँगी क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो है फ्लोटेशन कॉस्ट को भी ध्यान में रख के फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं कि पैसे को रेज करने के लिए कितना पैसा लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इज़ फोर्थ, दैट इज़ कैश फ्लो। अब मैं अगर कहीं भी पैसे को कहाँ से भी रेज कर रही हूँ तो मैं पहले अपनी कंपनी का कैश फ्लो भी देखूंगी कि मेरी कंपनी का कैसा कैश फ्लो है। सपोज़ करो मेरी कंपनी का अच्छा कैश फ्लो है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है मेरा कैश फ्लो। तो अगर मेरा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है तो ऑब्वियस ही बात है मैं किसके थ्रू पैसा रेज करूँगी, डेट के थ्रू पैसा रेज करूँगी, ताकि मैं अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाऊँ। क्योंकि मेरा अच्छा कैश फ्लो है, मेरी कंपनी के पास कैश अवेलेबल रहता है, तो मैं आसानी से अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए डेट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा देन इक्विटी। तो ऐसे मैं अपनी कैश फ्लो को भी एनालाइज करके जो है ये डिसीजंस लूँगी। देन फिफ्थ आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। सपोज़ करो कोई कंपनी है, वो ये नहीं चाहती कि उसका कंट्रोल जो है वो कम हो या डाइल्यूट हो, तो उसके लिए कौन सा फंड रेज करना अच्छा होगा, उसके लिए अच्छा होगा कि वो जो है डेट के थ्रू अपने फ़ंड को रेज़ करे। क्योंकि अगर वो इक्विटी के थ्रू अपने फ़ंड को रेज़ करेगी तो उसका कंपनी का जो टेक ओवर है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, कंट्रोल कम होता रहेगा। तो अगर वो नहीं चाहती कि कंट्रोल कम हो तो उसको डेट के थ्रू पैसा रेज़ करना चाहिए। बट अगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कंट्रोल है, कोई टेक ओवर कर रहा है तो कर ले, तो वो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज़ कर सकती है। तो उससे उसका कोई उससे कुछ उसको मतलब नहीं है, तो वो इक्विटी के थ्रू पैसे को रेज़ करे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट दैट इज़ कंट्रोल कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद हमारा आता है ये
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर सपोज़ करो मैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूँ, तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे जो भी खर्चे हैं, जैसे कि रेंट का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, प्रीमियम का, किसी को सैलरी देना, तो ये सारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। यानी कि चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको घर का रेंट होता है, वो आपको देना ही हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो रहा हो बिजनेस में या नहीं, आपको सैलरी देनी है तो देनी है। तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कि आपको ज़्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपकी सैलरी, रेंट वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो है किसके थ्रू पैसे को रेज़ करो, इक्विटी के थ्रू पैसे को रेज़ करो। क्योंकि अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आप इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आपको किसके थ्रू पैसा रेज़ करना चाहिए, डेट के थ्रू पैसा रेज़ करना चाहिए। क्योंकि आप आसानी से फिर क्या करोगे, डेट की इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं। हमारा दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब होता है? डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि पहले तो डिविडेंड का मतलब समझो कि प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट में से जो भी पोर्शन हम किसको देते हैं, जो भी पोर्शन उस प्रॉफिट का हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, दैट इज़ डिविडेंड। यानी कि प्रॉफिट में से जो भी पोर्शन निकाल कर मैं शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, वो क्या बन जाएगा, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो यानी कि डिविडेंड इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। अब हम इसके अंदर डिफरेंट डिसीजन के अंदर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कितना पैसा जो है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को, और कितना पैसा हमें बिजनेस में रिटेन करना है। तो अगर कोई कंपनी है, उसका कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट में से वो कितना पैसा शेयर होल्डर्स को देगी और कितना पैसा अपने बिजनेस में रखेगी रिटेन करके, कि हाँ ये मेरा पैसा ये बिजनेस में रहेगा, ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सके अर्निंग करने के लिए। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा किसके अंदर आता है, डिविडेंड डिसीजन के अंदर आता है। तो डिविडेंड में क्या डिसीजन लेने वाले हम कि कितना पैसा एज अ डिविडेंड जाएगा शेयर होल्डर्स को और कितना पैसा बिजनेस में रिटेन रखा जाएगा बिजनेस के अंदर। अब इसको भी कुछ फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं। पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग। सपोज करो अगर मेरी अर्निंग्स अच्छी खासी हैं, मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अच्छा डिविडेंड दे सकती हूँ शेयर होल्डर्स को, तो मैं उतना ज़्यादा डिविडेंड दूंगी। तो अर्निंग्स पे भी आपका डिविडेंड डिपेंड करता है कि आप कितना डिविडेंड देने वाले हो। अगर मेरी अर्निंग्स अच्छी है तो मैं अच्छा डिविडेंड दूंगी, अर्निंग्स अच्छी नहीं है तो मैं अच्छा डिविडेंड नहीं दूंगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरी अर्निंग स्टेबल है, यानी कि मुझे पता है कि मेरी हर महीने इतनी इनकम होती है और मेरी स्टेबल अर्निंग चलती है, तो उस टाइम मैं जो है ज़्यादा अच्छा डिविडेंड दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो अर्निंग है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही, वो एक स्टेबल चल रही है। पर वही मेरी अर्निंग अनस्टेबल है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो उस टाइम मैं अपने डिविडेंड जो है कम डिक्लेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे चांसेस है कि मुझे अर्निंग्स ना भी हो, तो इस वजह से मैं डिविडेंड कम डिक्लेयर करूँगी। पर वही स्टेबल अर्निंग्स है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, एक स्टेबल वे में हो रही है, तो मैं डिविडेंड ज़्यादा दूँगी। फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने डिविडेंड को स्टेबिलाइज कर देते हैं, यानी कि हम एक तरीके से फिक्स कर देते हैं कि हम शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड तो देंगे ही देंगे, चाहे कंपनी का कुछ भी हो रहा हो, बट हम इतने डिविडेंड तो देंगे ही देंगे। तो उससे भी जो है हम अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस तरीके से भी शेयर होल्डर्स को। अगर हमने डिविडेंड पर एक पर्टिकुलर मान लिया कि इतना डिविडेंड तो हमें देना ही देना है शेयर होल्डर्स को, तो वो हम देंगे, तो हम ऐसे डिविडेंड को स्टेबिलाइज भी कर सकते हैं कि पर शेयर मैं इतना डिविडेंड दूंगी शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे भी हम अपने डिविडेंड्स को सेट कर सकते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ करो मेरी कंपनी आगे ग्रोइंग कंपनी है, यानी कि आगे ग्रो करने वाली है, तो उस टाइम मैं क्या करूँगी, अपने बिजनेस में पैसे को रिटेन करना ज़्यादा अच्छा समझूंगी। क्योंकि अगर मेरी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है तो मुझे आगे पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में, तो इस वजह से मुझे पैसा को जमा भी करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में पैसे को रिटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं रिटेन अर्निंग करूँगी। वहीं अगर मेरी कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, मतलब अभी उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली है, नॉन ग्रोथ कंपनी में से है, जितनी ग्रोथ हो रही थी हो गई, अब उतनी ग्रोथ आगे कंपनी की नहीं होने वाली, तो उस टाइम में अपनी कंपनी में डिविडेंड जो है वो ज़्यादा अच्छे से दे सकती हूँ, ज़्यादा डिविडेंड दे सकती हूँ, क्योंकि वो अभी ग्रो नहीं कर रही है। तो ग्रो नहीं कर रही है तो मुझे इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम मैं अपनी कंपनी के अंदर जो है शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ एज अ डिविडेंड। पर अगर ग्रोइंग कंपनी है तो मुझे अपने पैसे को रिटेन करना पड़ेगा। हमारा दैट इज़ शेयर होल्डर, दैट इज़ कैश फ्लो पोजीशन। देखो कैश फ्लो पोजीशन तीनों में आया है, तो
बहुत अच्छे से समझ लेना कैश फ्लो पोजीशन को। कैश फ्लो पोजीशन भी देखना पड़ेगा। अगर मैं डिविडेंड डिसीजन ले रही हूँ तो मैं ये भी देखूंगी अब मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कि अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है मेरी कंपनी की तो मैं ज़्यादा डिविडेंड दे सकती हूँ। पर अगर मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो मैं कम डिविडेंड दूंगी और मैं रिटेन अर्निंग ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अगर शेयर होल्डर चाहता है कि उसको इतना डिविडेंड मिलना चाहिए क्योंकि उसकी और कोई इनकम का सोर्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाते हैं डिविडेंड के थ्रू। तो अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है और वो चाहता है कि उसे इतनी इनकम अर्निंग्स मिलनी चाहिए डिविडेंड से, तो उस चीज़ को भी मुझे, उस फैक्टर को भी देखना पड़ेगा और उतनी अर्निंग उस शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। तो अगर शेयर होल्डर की कुछ प्रेफरेंस है कि उसे इतनी अर्निंग मिलनी चाहिए तो मुझे उतनी अर्निंग शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है, तो जो डिविडेंड है, जब कंपनीज डिविडेंड देती है ना तो कंपनीज को एक टैक्स भी देना पड़ता है। तो डिविडेंड, अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उस डिविडेंड के ऊपर जो है कंपनी क्या देगी, टैक्स भी देगी। तो अगर सपोज करो कि टैक्स है, वो डिविडेंड पे जो टैक्स है वो जो है हाई चल रहा है, यानी कि कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है डिविडेंड में, तो उस टाइम कंपनी ये दिमाग लगाएगी कि वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को कम देगी, क्योंकि उस टाइम उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है डिविडेंड के ऊपर। वहीं अगर मेरा जो टैक्स है वो डिविडेंड पे कंपनी को कम देना पड़ रहा है, अगर कंपनी को टैक्स जो है वो डिविडेंड पे कम देना पड़ रहा है तो उस टाइम जो कंपनी वो ज़्यादा डिविडेंड देगी, क्योंकि उस टाइम टैक्स रेट जो है डिविडेंड पे कम चला है। क्योंकि कंपनी को वो चीज़ बियर करनी है, तो कंपनी को अगर लग रहा है कि टैक्स कम है तो ज़्यादा डिविडेंड दे दो, टैक्स ज़्यादा चार्ज हो रहा है डिविडेंड के ऊपर तो डिविडेंड को कम कर दो। तो ऐसे अपनी कंपनी सोचती है। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में देखो क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि इन्वेस्टर, अगर हमें देखते हैं कि इक्विटी शेयर के प्राइसेस अच्छे हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा अच्छा है, तो उतना ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा दिया जाता है। बट वहीं अगर इक्विटी के शेयर के प्राइसेस अच्छे नहीं है, गिर गए हैं, तो उतना कम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो स्टॉक मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि अगर स्टॉक मार्केट के प्राइस अच्छे पॉजिटिव चल रहे हैं तो उतना ज़्यादा डिविडेंड दिया जाएगा। वहीं अगर आपका स्टॉक के जो प्राइसेस है वो आपके कम हो रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, तो उतना ज़्यादा डिविडेंड जो है वो कम दिया जाएगा। फिर आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, यानी कि अगर कोई कंपनी है, वो बड़ी अच्छी खासी कंपनी है और वो लोगों के साथ कांटेक्ट में है, मतलब कहते हैं ना बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी के और बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट भी है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर सकती है, यानी कि उसके अच्छे से कांटेक्ट है लार्ज कंपनी से, लार्ज और अच्छी कंपनी से, तो वो ज़्यादा डिविडेंड देगी, क्योंकि अगर कभी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाके बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा उधार ले सकती है, तो इसलिए वो डिविडेंड ज़्यादा दे देती है। पर वहीं ऐसी कंपनी है जिसके इतने अच्छे रेप्यूटेड या लार्ज कंपनी से रिलेशन नहीं है, यानी कि वो इजी एक्सेस नहीं है उनके पास, वो बातचीत नहीं कर सकते बड़ी कंपनी से, तो इस वजह से उस टाइम वो वाली कंपनीज जो है वो ज़्यादा रिटेन अर्निंग रखती है, ताकि अगर उन्हें ग्रोथ करनी है आगे तो वो ग्रोथ कर सके उन पैसों से, क्योंकि उन्हें और कोई कंपनी तो पैसा नहीं देने वाली, क्योंकि उनकी इतनी जान पहचान नहीं है, उनकी इतनी ईजी एक्सेस नहीं है। अगर इजी एक्सेस है तो वो उनसे पैसा बाद में उधार ले सकती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बट अगर उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप नहीं है लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनी से, वो लोन बोरो नहीं कर सकती, तो उस टाइम वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा रिटेन अर्निंग रखती हैं। फिर आता है लीगल कंस्ट्रेंट। लीगल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्ट्स भी होते हैं डिविडेंड के ऊपर कि इतना डिविडेंड आपको देना है, तो वो सारे एक्ट्स भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं डिविडेंड को देते टाइम। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि अगर आपने कोई भी लोन जो है आपने कंपनी से, कोई मतलब किसी लेंडर से आपने कोई लोन लिया, अब वो लेंडर ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको इतना डिविडेंड नहीं देना, कुछ डिविडेंड से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी और आपको उस तरीके से अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, कहीं से भी आपने फंड्स को बोरो किया है और उस लेंडर ने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा वाइल डिविडेंड डिसीजन।
तो ये हो गया आपके सारे फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसको अब एनसीईआरटी से अच्छे से जितना भी मैंने समझाया इसको रीड कर लेना, तो अब आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको हिंदी में सब कुछ समझा दिया है, और अगर आपको मैंने समझा दिया है तो, और अगर आपको समझ भी आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।